हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है सिर्फ इंतज़ार। निर्मला आंटी हैरान परेशान से इधर उधर हो रही थीं। सालों एक ही तरह से रहने की आदी हो चुकी बुजुर्ग आंटी बदलाव की हल्की कंपन से ही विचलित हो उठती थीं। दरअसल बात यह थी कि आंटी जिस बिल्डिंग में 40 सालों से भी कुछ अधिक सालों से रह रही थीं, वह बेहद जर्जर अवस्था में आ चुका था। छत टपकने लगी थी, दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं और प्लास्टर झड़-झड़ कर बिल्डिंग को विध्वस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इस कारण बिल्डिंग वालों ने पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर फिर से बनाने का सामूहिक निर्णय लिया था और तब तक वहां रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट होने का निर्देश दिया गया था। उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी फ्लैट ओनर्स ने खुशी-खुशी सहमति और सहयोग दिया था, सिवाय निर्मला आंटी के। 85 से अधिक बसंत देख चुकी, झुकी कमर, धुंधलाती नज़र और क्षीण काया की आंटी अपने फ्लैट में लगभग अकेली ही रहती थीं। 4 बेटियों, दमादों, नातिन-नातियों का भरपूर परिवार था। बारी-बारी सब आते-जाते और रहते भी थे, पर आंटी कभी नहीं जाती थीं उनके यहाँ। शायद ही उन्होंने कोई रात अपने फ्लैट से बाहर बिताई हो। अब तो बेटी दामाद भी बुजुर्ग हो चले थे, आंटी अकेले रहती थीं और गृहस्थी को इस तरह से जमाकर सहेजा था कि 10 वर्ष पूर्व अंकल के गुजरने के बावजूद भी टकम-धुम चल ही रही थीं। सालों पुरानी नौकरानी लीला की चौथी पुश्त यानी कि उसकी पोती इनके घर का एक-एक काम और इनकी देखभाल करती थी। लीला की पोती-पोतों को तो आंटी ने ही पढ़ाया था। उसकी पोती एक ब्यूटी पार्लर में पार्ट टाइम काम करती थी और बाकी वक्त इनके काम। वैसे घर में काम ही कितना होता था। चिड़िया सा तो पेट था आंटी का, जो वह झटपट पका देती। बाकी वक्त तो आंटी को बाहर दुनिया की चटपटी कहानियाँ सुनाने में गुजरता था। ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही खानदानी था, जो इनका बैंक, दुकान, अस्पताल आदि की जिम्मेदारियां पूरी करता था। अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, तो पेंशन अच्छी खासी ही मिलती थी और बाकी सारी ज़रूरतें उनकी बेटियां पूरी करती रहती थीं। निर्मला आंटी में एक बात और ख़ास थी, वे अन्य बूढ़ों की तरह मरने की बातें कभी नहीं करती थीं। उनमें जीने की अदम्य इच्छा थी। जीवन जीने की लालसा ही उन्हें अब तक जीवित भी रखा था और सक्रिय भी। हाँ, 100 बातों की एक बात की आंटी अपना फ्लैट नहीं छोड़ना चाहती थीं। बिल्डिंग के ज़्यादातर लोग घर खाली कर अगल-बगल रहने चले गए थे, पर आंटी मानो जिद पर अड़ी थी कि वे घर नहीं खाली करेंगी। उनकी बेटियां समझा-समझा कर हार गई थीं। बिल्डिंग की अंतिम नोटिस पर अब छोटी बेटी और दामाद आकर रह रहे थे, ताकि शिफ्टिंग का कार्य पूरा किया जाए। बिल्डिंग को तो अतिरिक्त राशि देनी थी, उनका भुगतान भी हो चुका था, पर आंटी टस से मस नहीं हो रही थीं। पर घर को खाली तो करना ही था, सो सामान शिफ्ट करने वालों को बुला लिया गया और घर खाली होना शुरू हो गया। नज़दीक तो कोई फ्लैट नहीं मिल पाया था, इसलिए शहर के अगले छोर पर जाने की तैयारी हो रही थी। बेटी दामाद तो शहर छोड़ने की ही जिद कर रहे थे। अम्मा, अब छोड़ो गृहस्थी का मोह, साथ रहो हमारे। क्या रखा है इस शहर में अब? इन फर्नीचर को बांट दो और जो भी लेकर चलना है चलो हमारे साथ। देखो, मैं खुद 2 साल बाद आ पाई हूँ। 60 की दहलीज पार चुकी बिटिया बार बार दोहरा रही थी, मैं कैसे चली जाऊँ, मैं कैसे यहाँ से चली जाऊँ। आंटी धीमे धीमे लगातार बुदबुदा रही थीं। अम्मा, जिद मत करो, देखो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम साथ रहोगी तो मैं निश्चिंत रहूँगी ना। बिटिया आखिरी कोशिश कर ही रही थी। फिर खींचकर अपने पति की तरफ देखकर कहा, अम्मा, शुरू से हम बेटियों को कमतर ही समझती रहीं और परायापन भी बरकरार रखा। आज भी देखो कैसे जिद कर रही हैं। न होगा तो मैं कुछ महीने नए घर में साथ रह आऊँगी और सब सेट कर दूँगी। आंटी जी तो मानो किसी और ही दुनिया में चली गई थीं। बेटी की बातों को अनसुनी करते हुए मैं कैसे जा सकती हूँ इस घर को छोड़कर, की रट लगाई हुई थीं। अब बिटिया की भी आंखें भर आई थीं। पास आकर उसने आंटी जी को अपने गले लगाते हुए कहा, अम्मा, मान भी जाओ कि अब वह नहीं आएगा। आना होता तो कब का आ चुका होता। सुमेर नहीं आएगा, यह मान जाओ प्लीज़। कहते हुए सुमन फफक कर रो पड़ी। शून्य में विचरते सूने नयन जागृत हो उठे। न मेरी सुग्गा, मत रो। मुझे उस पंडित ने कहा था कि सुमेर जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। मुझे पंडित जी की बातों पर पूरा विश्वास है। देखो क्या किसी को उसके नहीं रहने का कोई प्रमाण मिला है?
जब तक उसका शरीर नहीं मिलेगा हम कैसे मान सकते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं रहा। निर्मला आंटी बेटी को समझाते बोल रही थी। अब की पथराने की बारी सुमन के नैनों की थी। सुमेर 4 बहनों का इकलौता भाई था और 4 लड़कियों के बाद उसका जन्म हुआ था, तो आंटी को लगा कि उनका जीवन अब जाकर पूर्ण हुआ। लड़कियों को उच्च शिक्षा कराने का कोई खास रिवाज नहीं था उनके घर में, सो सभी को जल्दी जल्दी ब्याह कर निपटा दिया गया। बेटे को खूब पढ़ाया था, इसलिए जब ग्रेजुएशन के बाद उसने लंदन जाकर पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो झट से मान ली गई। सुमेर बहुत होशियार था पढ़ने में, वहाँ जाकर भी अच्छा रिजल्ट करता रहा। उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। ज्वाइन करने से पहले वह देश आने का प्रोग्राम बना रहा था कि अचानक उसके गायब हो जाने की खबर आई। 35 साल हो गए होंगे लगभग इस बात को। अंकल और आंटी विश्वास ही नहीं कर पाए कभी कि सुमेर जिंदा नहीं होगा। लंदन जैसे बड़े से देश में उनका बेटा गुम हो गया, यह बात उनकी गले से नहीं उतरती थी। दुख अनंत था। किसी के पाले पोसे कमाऊ लड़के का अचानक से गायब हो जाना किसी पहेली से कम नहीं था। उस वक्त आज की तरह संचार के साधन नहीं थे। हर संभव कोशिश की गई कि कुछ सुराग तो मिले। न दूतावास से कोई खबर मिली, न उसके वहाँ के दोस्तों से। कोई कहता स्विमिंग पूल में डूब गया, तो कोई कहता किसी ने मर्डर कर दिया। पर सबूत, कोई तो सबूत हो। बॉडी तक नहीं मिली तो कैसे मान लिया जाए कि सुमेर नहीं रहा। गहन अंधकार वाली रात थी। अंकल आंटी की पूरी दुनिया लूट चुकी थी। उलझनों में उलझ वे मानो न जीने में थे न मरने में। बार बार दिल यही कहता है कि वह जिंदा है और एक दिन वापस जरूर आएगा। यही कारण था कि वे लोग कभी घर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। सुमेर को तो यही का पता मालूम है। हम कहीं जाए और पीछे से वह आ जाए तो। किसी को यह बात बहुत मामूली लग सकती है, कई तर्क भी दिए जा सकते हैं, पर माँ के दिल से बहस नहीं किया जा सकता। उसकी अंतर्मन हमेशा यही कहता है कि किसी कारणवश सुमेर उन्हें भूल गया है, पर उसकी नींद एक दिन टूटेगी और वह वापस उसकी आंचल में आ जाएगा। इस सोच के पीछे उस पंडित का भी बड़ा हाथ था, जिसने सुमेर की जन्मपत्री देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि वह वापस जरूर आएगा। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो लोग पूजा पाठ, टोना टोटका, जन्मपत्री पंचवाने जैसे कर्म भी आजमाने लगते हैं। पर तब तक सिर्फ इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। साल दर साल गुजरते गए, पर न ही सुमेर आया और न ही उसकी कोई खबर। अंकल आंटी एक दूसरे से छिप छिप कर रोते। दोनों एक दूसरे से सुमेर की चर्चा तक नहीं करते कि अगला खुश और मुस्कुराता दिख रहा है तो उसकी हंसी क्यों छीनी जाए। अक्सर दोनों की आंखों में तिनका चला जाता था कि आंखें लाल दिखती थीं। बेटियों ने बहुत सहारा दिया था ताउम्र, उन बेटियों ने जिन्हें पालन पोषण के क्रम में पराया धन ही समझा था। कभी कभी अंकल आंटी बेहद अफसोस करते कि बेटियों को उन्होंने आत्मनिर्भर नहीं बनाया। क्या पता किसी बेटी को यह बेरुखी गहरी चुभ गई हो कि पुत्र को ज़्यादा मान ध्यान दिया जा रहा है और उसकी आह लग गई हो। मन हर कोठी भटकता कि आखिर क्या हुआ होगा। लंदन जाना आसान नहीं था और न ही कोई अता पता या सूत्र ही जिसे पकड़ बेटे को खोजा जा सके उस अनजान सुदूर देश में। हर आती जाती सांसों के साथ लंदन को कोसते दोनों। जिसने उनका बेटा निगल लिया, दुख कहर बनकर टूट पड़ा, पर दोनों ने कभी मरने की इच्छा नहीं की। वह लौटकर आएगा एक दिन, इस विश्वास ने उनकी जीने की इच्छा को जागृत रखा। अंकल कोई 10 साल पहले गुजरे। उन दिनों उनकी आंखों में आए दिन कोई तिनका मानो चुभा रहता, हर वक्त लाल जो रहता था। आंटी तब पूछती कि आंखें लाल दिख रही हैं, तो अंकल का जवाब हाजिर रहता, तुम्हें तो बस डॉक्टर के पास मुझे ले जाने का बहाना चाहिए। कह तो रहा हूँ कि टहलते वक्त आंखों में कुछ चला गया है। कभी अभी ठंडे पानी से छींटे मारता हूँ, निकल जाएगा। और इस तरह दिन भर आंखें गीली रहती। तिनका निकला या नहीं, पर एक दिन उनके प्राण अवश्य निकल गए। आंटी ने बेहद बहादुरी से उनकी मौत को स्वीकार किया और अब अकेली ही सुमेर की राह देखने लगी थीं। अम्मा देखो, अब लगभग सभी कुछ जा चुका है, थोड़े बहुत बचे हैं, उन्हें मैं समेटती हूँ। सुमन ने ड्राइंग रूम की दीवारों से तस्वीरों को उतारते हुए कहा। अपनी रॉकिंग चेयर पर बगल में ही बैठी आंटी अभी भी मैं नहीं जाऊंगी की जाप कर रही थी। सुमन ने अपने पिता की हार चढ़ी तस्वीर को उतारा। कुछ क्षण को थम उन्हें देखती रही, कैसे तड़पते हुए गए थे अपने अंतिम समय में। काश कि भाई की कोई खबर ही मिल जाती।
उसने बेहद संभाल कर अपने पिता की तस्वीर को दीवार के सहारे खड़ा किया। अब बस सुमेर की तस्वीर बची थी, उस पर आज तक किसी ने हार नहीं चढ़ाया था। फोटो उतारने के पहले सुमन ने अपनी अम्मा की तरफ फिर देखा। जाने अम्मा अब इस घर के दोबारा बनने तक जीवित भी रहेंगी या नहीं, पर अम्मा बड़ी अदम्य इच्छा शक्ति वाली हैं, सुमेर से मिले बिना नहीं ही जाएंगी। ऐसा सोचते सोचते उसने तस्वीर को दीवार से उतारा। यह क्या गिरने लगा? फोटो के पीछे से एक मोटा सा लिफाफा फिसल कर गिर पड़ा, जो गिरते हुए बिखर गया। यह क्या? यह तो तस्वीरें हैं। दूतावास से आई कोई चिट्ठी भी है। सुमन हाथ में तस्वीर को थामे ही लेटर पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था कि वर्षों बाद सुमेर के गायब हो जाने की गुत्थी सुलझ गई है। सुमेर लंदन प्रवास के दौरान किसी लड़की से प्रेम करने लगा था, पर वह प्यार एक तरफा निकला। लड़की के इनकार करने पर सुमेर ने पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी शायद, जैसा कि उसके किसी दोस्त ने आशंका व्यक्त की थी। बॉडी बहते हुए कहीं दूर निकल गई थी और शायद चट्टानों के बीच फंसी रह गई थी। लेटर में अफसोस जताते हुए कहा गया था कि हम आज भी यह बताने में असमर्थ हैं कि उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, या यह महज एक दुर्घटना थी। बहुत खोजबीन के बाद भी सभी तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाई है, पर इतना तो तय है कि वह मर चुका है। साथ में उसकी पानी में फूली सड़ी गली सी शरीर की तस्वीरें भी थीं। कुछ फोटो जूम कर लिए गए थे, जिसमें उसकी कलाई की तस्वीर थी। हाथ में चांदी के कड़े को उसने तुरंत पहचान लिया। चिट्ठी पर तारीख कोई 10 साल पहले की थी, यानी पापा ने सच्चाई जानने के बाद ही दुनिया छोड़ा था। सुमन धम से नीचे बैठ गई। सुमेर की बिखरी तस्वीरों के बीच और फपक फपक कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मानो तंद्रा भंग हुई। नज़र घुमाकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा अब भी रैकिंग चेयर पर ही थीं। आंखें मूंदी हुई थीं, पर अब बुदबुदाना बंद था। सुमन तत्परता से सभी तस्वीरों को समेटने लगी। अम्मा की नज़र न पड़ जाए, यह सोचकर चिट्ठी सहित सभी को दोबारा लिफाफे में भरने लगी। वह भी वही करेगी जो उसके पिता करके गए थे। इनको कहीं ऐसी जगह छिपा देगी कि अम्मा की नज़र नहीं पड़े। जल्दी से अपने पर्स में डाल वह अम्मा को उठाने गई। छूते ही उनकी देह एक तरफ झूल गई और आंचल से एक तस्वीर फिसलते हुए नीचे गिर गई। सुमन को मानो करंट लगा, यानी अम्मा ने देख लिया था तस्वीरों को बिखरते हुए। कुछ ही पलों में वर्षों का इंतजार समाप्त हो चुका था, और साथ ही साथ मानो अम्मा के जीने का मकसद भी। राह तकती सुनी आँखियाँ अब सदा के लिए बंद हो चुके थे। चेहरे पर तल्लीनता थी। अम्मा जा चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।